अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU, पंजाब यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी और बाकी सभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जनरल नॉलेज की ये टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। कृपया आप इसे देखते चलिए। आप खुद भी आंसर गेस करके साथ ही साथ टेस्ट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा और ठीक 3 सेकंड बाद उसका आंसर भी बताऊंगा। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन का आंसर गेस करने के बाद मेरे द्वारा आंसर बताए जाने पर आप मैच कर सकते हैं कि आप सही थे या नहीं थे। इस तरीके से ये 50 क्वेश्चंस होंगे और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, जानकारी दूं। आपको एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहे हैं। कृपया इसे पूरा देखिए। देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों का भला भी हो जाए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू कर देता हूँ ये सीरीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द आइसोटॉप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज ऑप्शन ए यूरेनियम 235, आयोडीन, सोडियम 24 और कोबाल्ट 60। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए। मैं आपको अपना उत्तर बताता हूं। तो जो आइसोटॉप है, जो ब्रेन ट्यूमर और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम है कोबाल्ट 60, CO4 कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ता हूं। देखिए, क्वेश्चंस तो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली हिंदी में देने की कोशिश करूंगा ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों का भला हो जाए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिखने में थोड़ी मुझे परेशानी होती है और अगर सिर्फ हिंदी लिखूंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा तो अंग्रेजी के विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। इसलिए इंग्लिश में लिखता हूं, एक्सप्लेन हिंदी में करता हूं ताकि दोनों लोगों को आराम से काम हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड। देखिए, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जैसे KLMN ऐसा होता है ना, शेल होते हैं, शेल के नाम होते हैं। केमिस्ट्री वालों की बात कर रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को। ऑप्शंस हैं ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही उत्तर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा? आपने अपना आंसर जरूर गेस कर लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि द न्यूक्लियंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू। न्यूक्लियंस जो है वो किन दो चीजों को मिलाकर के बनता है, किन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ऑलराइट, इसका ऑप्शन है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियंस जो है, न्यूक्लियंस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के न्यूक्लियंस। ऑलराइट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप गेस कीजिए, मैं आपको अपना उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट के जज को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर मतलब राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। आपको ये करंट अफेयर्स न्यूज दे रहा हूं, उसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था। कृपया उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने दी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज क्या होगी? वो कितने एज में रिटायर हो सकता है? 60 साल, 65 साल, 62 साल या 64 साल? कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में से? इसका सही उत्तर होगा 62 ईयर्स। 62 साल उम्र है रिटायरमेंट की एक हाई कोर्ट के जज की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि द जुडिशियल कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का जुडिशियल कैपिटल कहां पर है? जुडिशियल राजधानी, न्यायिक राजधानी कहेंगे।
तो पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, कटक या फिर दुर्गापुर। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप जल्दी से गेस कीजिए, मैं इसका उत्तर बताता हूं। 1, 2, 3 इसका आंसर है कोलकाता। और इसी तरीके से लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप की जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कोची, जो कि केरला में है। ऑलराइट, कोची से लगभग 14 घंटे की दूरी लगती है। शिप से आप जाएंगे लक्षद्वीप कावारती में, क्योंकि साल 2015 में मैंने एनसीसी कैंप किया था उस जगह पर, बड़ा मजा आया था। तो आप भी जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, स्क्यूबा डाइविंग और बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहां पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या है। आरवी रेड्डी, एनके सिंह, एके चंद्रा या फिर महावीर सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नंद किशोर सिंह। एनके सिंह इज द 15th फाइनेंस चेयरमैन ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फाइनेंस कमीशन इंक्लूडिंग द चेयरमैन। मतलब फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन को मिला करके टोटल कितने मेंबर होते हैं। इसके ऑप्शंस हैं 6, 10, 5 और 9। कितने मेंबर्स होते हैं ये भी आपको बताना होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 5। 4 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं और 1 मेंबर जो है वो चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन को मिलाकर के टोटल 5 मेंबर होते हैं और हर एक 5 साल पर इनकी नियुक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि हु वाज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का अंतिम चेयरमैन कौन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, श्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन का अंतिम चेयरमैन कौन था। तो प्लानिंग कमीशन का अंतिम चेयरमैन थे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि साल 2015 तक प्लानिंग कमीशन उसका नाम था और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो वो इसके अंतिम चेयरमैन थे आप मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि ये दोनों ही भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये श्री नरेंद्र मोदी इज द लास्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन 31 दिसंबर 2014 तक। बाकी 2015 जनवरी में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है, तो प्रधानमंत्री ही हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का प्रेजेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। तो इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इसके ऑप्शंस हैं राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पंगरिया और नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज द राइट आंसर ओवर हेयर, नीति आयोग के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यह कह रहा है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो सर्विस की अवधि है वो कितने साल की होती है। 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर प्रेसिडेंट के प्लेजर पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रेसिडेंट उसे कभी भी हटा सकता है। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 ईयर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 6 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, या 65 साल का अगर हो जाता है तो उसे रिटायर होना पड़ता है। और वो ज्यादातर मामले में आईएएस अधिकारी ही होते हैं, सीनियर आईएएस को बनाया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे कि अभी सुनील अरोरा हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, एसपीएस वर्मा, सुकुमार सेन और एचजे कान्या यानी कि हीरालाल कान्या। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है सुकुमार सेन। और सुकुमार सेन भी इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जिन्हें साल 1950 में अपॉइंट किया गया था। वो 1958 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भारत को सेवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 8th शेड्यूल। 8वें शेड्यूल में कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे साल 2003 में। बेसिकली ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट था। मैथिली, डोगरी, बोडो एंड संथाली एंड ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा, 8वें शेड्यूल में कौन कौन सी भाषाएं
जोड़ी गई थी लैंग्वेज के रूप में? तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। ये चारों भाषाएं साल 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर 8वें शेड्यूल जो कि भाषा के बारे में बताता है उसमें जोड़ी गई थी। शुरू में 14 भाषाएं थी, फिर बीच में 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और भाषाएं जोड़ी गई और 92nd अमेंडमेंट 2003 में 4 भाषाएं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली जोड़ी गई और अभी वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं विराजमान हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी वाज एडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हिच डेट? वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ये भारतीय संविधान के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया था, स्वीकारा गया था? 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 25 जनवरी 1950? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को स्वीकारा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और इसे राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन के इक्वल दर्जा प्राप्त है। इसकी भी वैल्यू उतनी ही है जो लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और उनकी पुस्तक आनंद मठ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एज पर द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज? हिंदुस्तान में जो कैलेंडर फॉलो होता है वो साका एरा पे बेस्ड है, उसे हिंदी कैलेंडर भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से कौन सा महीना साल का पहला होता है? चैत्र, वैशाख, आषाढ़ या फिर फागुन? तो इसका सही उत्तर है चैत्र और ये लगभग हर एक साल 22 मार्च को शुरू होता है, 22 मार्च को। ऑलराइट, क्योंकि 22 मार्च को ही ये कैलेंडर स्वीकारा गया था और चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन इसका अंतिम महीना होता है, पहला महीना होता है चैत्र मंथ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को हर एक साल मनाया जाता है, ये इंडिया में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005, 2004, 2003, 2008? इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको हिंट देता हूं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्वर्गीय। ऑलराइट, तो ये मनाया जा रहा है 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है भारतवर्ष के अंदर, जिसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और 2019 में ये जो होस्ट हुआ था ये बनारस में हुआ था, भारत की कल्चरल कैपिटल बनारस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि G20 समिट विल बी होस्टेड बाय व्हिच कंट्री इन 2020? 2020 में G20 का जो समिट होगा वो कहां पर होगा? चाइना, जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, ये कहां पर होगा? तो ये होगा आपका सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में G20 का समिट होगा। G20 बेसिकली ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक समिट ये करता है और साल 1999 में इसे बनाया गया था। तो उस 20 देश के गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स की मीटिंग होती है जिसमें इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, स्टेबल किया जाए और आर्थिक व्यवस्था पर नजर डालने के लिए इस समिट को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है कि साक्षी मलिक इज एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड टू व्हिच गेम? साक्षी मलिक किस गेम से, किस खेल से संबंध रखती है? कबड्डी, बॉक्सिंग, शूटिंग या फिर रेसलिंग? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रेसलिंग। रेसलिंग जिसको कि हिंदी में कुश्ती कहते हैं, उस गेम से साक्षी मलिक संबंध रखती हैं और ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। साक्षी मलिक मेडल भी जीत चुकी हैं ओलंपिक्स में, तो बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, इनफैक्ट हरियाणा से बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं जो ओलंपिक में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग हो या फिर रेसलिंग हो, खास करके इन दोनों गेम में बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की इंडियन मार्क्समैन अभिनव बिंद्रा वन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स? अभिनव बिंद्रा का आपने नाम सुना होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज हैं। उन्होंने ओलंपिक में अभी तक इंडिविजुअल लिस्ट में
भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल उन्हें कौन से ओलंपिक में दिया गया था या जीता था उन्होंने? 2004 एथेंस ओलंपिक, 2012 लंदन ओलंपिक्स, 2008 बीजिंग ओलंपिक जो चाइना में हुआ था, या फिर 2016 रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए मुझे। इसका सही उत्तर होगा 2008 बीजिंग ओलंपिक। बीजिंग यानी कि चाइना, स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, BEI होना चाहिए यहाँ पे। बीजिंग ओलंपिक चाइना में 2008 में इंडियन मार्क्समैन अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, जो अभी तक का रिकॉर्ड है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा एकमात्र गोल्ड मेडल भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को प्राप्त है, यह ख्याति। और आपको बता दूं कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में ट्रैप शूटिंग में, ये भी एक शूटर है लेकिन ट्रैप शूटर हैं, और 2004 में इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। ऑलराइट, तो ये भी याद रख लीजिए। सिल्वर मेडलिस्ट क्या नाम है उनका? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और अब रिटायर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर इवेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट इन व्हिच ईयर? भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडस्ट्रियल डिजास्टर मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज होने से हुआ था, ये कौन से साल में हुआ था? 1980, 85, 84 या फिर 86? इसका सही उत्तर क्या होगा? भोपाल गैस ट्रेजेडी आज तक की पूरे वर्ल्ड में किसी इंडस्ट्री में हुई घटना में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस से के लीकेज होने से हुआ था, और ये हुआ था साल 1984 में। 2 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी भोपाल के एक क्या कहते हैं कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीकेज से, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे गैस के रिसाव से। तो ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कौन सी गैस लीकेज हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इज द नेम ऑफ द गैस, 1984 2 दिसंबर। इसलिए एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी कैसे भी घुमा के अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका जवाब निश्चित तौर पर दे दें। द ज्वाइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड टुक प्लेस बिटवीन विच 2 कंट्रीज? हैंड इन हैंड एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है, ये कौन से 2 देशों के बीच में हुआ था? इंडो फ्रांस, इंडिया USA, इंडिया चाइना या इंडिया श्रीलंका? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इंडिया चाइना। भारत और चीन के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ओशन? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, फैथोमीटर, हाइग्रोमीटर और नॉन ऑफ दीज? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फैथोमीटर। फैथोमीटर इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है कि हु इज प्रेजेंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? श्री वेंकैया नायडू, ओम बिरला, श्री रामनाथ कोविंद या फिर श्री हरिवंश नारायण? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज श्री हरिवंश नारायण, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। रांची के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा का। वैसे चेयरमैन तो आपको पता ही है भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो एक्स ऑफिसियो होता है, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो है उपसभापति, ये हैं श्री हरिवंश नारायण, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन दैट इंडिया दैट इज डैश शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का इसमें से क्या कहता है, क्या लेआउट करता है, क्या दर्शाता है? हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त या भारत? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है और जो एटलीस्ट फंडामेंटल राइट तक, एक आर्टिकल से लेकर के फंडामेंटल राइट तक हमें सब कुछ याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है नॉलेज के लिए भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल हमें संपूर्ण राइट देता है कि कोई भी इंसान, कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की नज़र में बराबर है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या 18? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमें दर्शाता है या ये हमें अधिकार देता है आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है? जॉन लॉक, सी राइट मिल्स, रॉबर्ट माइकल या फिर हैरोल्ड जे लेस्की? इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर होगा हैरोल्ड जे लेस्की। हैरोल्ड जे लेस्की इज द राइट आंसर, हु हैज रिटन द बुक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की थी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि हु सेड दैट फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी? एक परिवार जो है वही एक प्राकृतिक समाज है, ऐसा किसने कहा था? Who said that family is the only natural society? एरिस्टोटल ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, रूसो ने कहा था या फिर प्लेटो ने कहा था? किसने कहा था ऐसा? तो ऐसा कहा था रूसो ने। रूसो एक बहुत बड़े फिलोसोफर रह चुके हैं। तो रूसो ने ऐसा कहा था कि फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी। फैमिली इज द ओनली नेचुरल सोसाइटी। परिवार जो है वही एक प्राकृतिक समाज है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक किताब है, इसके लेखक कौन थे? आरपी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, दादाभाई नौरोजी, जस्टिस एमटी रानाडे? इसको किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसको लिखा था रमेश चंद्र दत्त ने। रमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस का या राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑस्टिन, एरिस्टोटल या फिर प्लेटो? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसफर थे, उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक? रिपब्लिक नामक किताब की रचना किसने की थी? बॉडिन, जॉन लॉक, प्लेटो या सिसेरो? इसको किसने लिखा था? रिपब्लिक नामक बुक की रचयिता के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे प्लेटो। प्लेटो जो हैं वो एरिस्टोटल के गुरु थे और प्लेटो के गुरु जो थे वो थे सोक्रेटिस, जिनको कि हिंदी में सुकरात के नाम से जानते हैं। तो प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक नामक किताब, नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि हु डिफाइंड द डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल? जनतंत्र जनता का, जनता के लिए शासन है, शासन है, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, अब्राहम लिंकन या फिर मार्टिन लूथर किंग? ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? इनका नाम है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अब्राहम लिंकन सेड कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्समैन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशन ऑन मूव? ऐसा किसने कहा था कि नेशन ऑन मूव बोले तो राष्ट्र, ऑन मूव तो बोले तो प्रगति, ऐसे बोल देंगे, राष्ट्र ऑन प्रगति, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऐसा किसने कहा था? तो इसके ऑप्शन है के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने साल 1946 में एक सभा में ऐसा कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब तैयार हो रही थी, बैठक हो रही थी, तो नेशन ऑन मूव। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, भारतीय संविधान के, उसमें से ये क्या इंक्लूड नहीं करता है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस या राइट टू एजुकेशन?
इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से गेस कीजिए, मैं आपको अपना उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इज द राइट आंसर इन दिस सीरीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ कि हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की एडवोकेसी किसने करी थी, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या फिर अब्राहम लिंकन। सही उत्तर क्या होगा इसमें से, क्वेश्चन नंबर 34 गेस कीजिए जल्दी से, मैं आपको बताता हूं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की बात पहली बार रखी थी और ये इंग्लिश फिलोसोफर थे बहुत बड़े। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हु सेड दैट द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, ऐसा किसने कहा था, इमैनुअल कांट ने कहा था, ऑगस्टिन ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था या फिर हेगल ने कहा था, किसने कहा था, तो ऐसा कहा था फ्रेडरिक हेगल ने। फ्रेडरिक हेगल ने कहा था कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ऑलराइट, स्टेट का मतलब यहां पर यह है, स्टेट का मतलब एक राष्ट्र से है, ठीक है ना, राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये कह रहा है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। टू अवॉइड द रिएक्टिविटी फ्रॉम ऑक्सीजन इट इज केप्ट अंडर विच मीडियम। सोडियम को कैसे रखते हैं, किस पदार्थ के अंदर रखते हैं, पेट्रोल, वाटर, एल्कोहल या फिर केरोसिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मुझे पता है कि आपको बहुत लोगों को पता होगा, क्लास 9, 10 दोनों में पढ़ा होगा आपने। तो इसका सही उत्तर है केरोसिन। सोडियम जो है जिसको कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पोटाशियम नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। पोटाशियम नाइट्रेट का यूज किस में किया जाता है, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, सॉल्ट, ग्लास मेकिंग। पोटाशियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है, पोटाशियम नाइट्रेट का यूज जो होता है वो फर्टिलाइजर में होता है, खाद बनाने में होता है। ऑलराइट, और आपको पता होगा कि प्लांट्स के लिए एनपीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। एनपीके, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटाशियम। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, इसमें से सही ऑप्शन गैलेना, कैलामाइन, कैल्साइट या बॉक्साइट। इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि विच गैस इज द मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस। इनमें से कौन सा गैस जो है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हुए आपको हम ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये कह रहा है कि द ब्रह्मोस मिसाइल वाज डेवलप्ड विथ विच कोलैबोरेशन ऑफ विच टू कंट्रीज। ब्रह्मोस एक मिसाइल का नाम है जो कौन से दो देशों से मिलकर के बनाया गया था, चाइना रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया और इंडिया यूएसए। इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका इंडिया रशिया। भारत और रूस दोनों ने मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था। ऑलराइट, नाइट्रस ऑक्साइड वाज द राइट आंसर ओवर हियर इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया वाज डेवलप्ड बाय हुम। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था, न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या फिर कोपरनिकस। इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया था। आपका सही उत्तर जल्दी से बताइए, मुझे गेस कीजिए, लिखिए और हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है गैलीलियो। गैलीलियो ने पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को डेवलप किया था, ठीक है ना। गैलीलियो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमिकल विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है कि द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। प्रकाश को अपने रंगों में, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके रंगों में बिखरने की विधि को या फिनोमिनन को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्सन। तो इसका सही उत्तर है डिस्पर्शन। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। दूध मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के लिए ये जाना जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, और जिसके जनक जो है ये वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इट सेज कि बैरोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाज डिस्कवर्ड बाय। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था बेसिकली? तो इसके ऑप्शंस हैं डनलफ, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टोरिसेली या फिर गैलीलियो। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बैरोमीटर वाज डेवलप्ड बाय टोरिसेली। आगे बढ़ते हैं, ये इटालियन साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज फाउंड इन विच मेटल। कौन से धातु में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। इसका सही उत्तर है सिल्वर। चांदी जो है इसमें सबसे तेजी से बिजली प्रवाह हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि फंगाई आर द प्लांट्स विच लैक द फॉलोइंग। जो फंगाई होते हैं, एक तरह के पौधे होते हैं, उनमें इनमें से किस चीज की कमी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि व्हाई इट इज एडवाइसेबल नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। ऐसा क्यों हमें आदेश दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए? इसके ऑप्शंस है रिलीज ऑफ लेस ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ मोर ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए हमें। तो इसका सही उत्तर होगा रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रात में पौधे जो हैं वो अपने रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं, इसीलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस है, इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये साइंटिफिक रीजन भी है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू एक्सपल्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चा जब माँ के ब्रेस्ट को सक करता है तो उसके मुंह में मिल्क कैसे जाता है, किसके कारण? प्रोक्लेम, ऑक्सीटॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर वैसोप्रेसिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो कि एक हार्मोन है, उसके कारण एक बच्चा जो है अपने माँ के ब्रेस्ट से मिल्क को सक कर पाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। और एक चीज और बताता हूं कि मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है एक माँ के उसमें, वो एक ग्लैंड है जिसका नाम है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो है वो एक बच्चे के लिए माँ के स्तन में दूध बनाता है, ठीक है ना। मेमरी ग्लैंड याद रख लीजिएगा, मेमरी ग्लैंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों का स्पर्म और ओवम का मीटिंग कहाँ पे होता है ताकि वो आगे चल करके बच्चा के रूप में डेवलप हो? कौन सा पार्ट है वो? यूटेरस है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है या फिर वजाइना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक न एक बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ स्थित है? ये है आपको ऑप्शन दिल्ली, बेंगलोर, मद्रास और लखनऊ। इसका सही उत्तर है लखनऊ। Alright, so this was all about the set of questions which included 50 questions जो कि मैक्सिमम साइंस से थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी से, कुछ जीके से भी थे, पॉलिटिकल साइंस से भी थे, इकोनॉमिक्स से शायद एक दो क्वेश्चन थे, कम थे। बाकी हमने भरपूर कोशिश की कि आपको लाभान्वित करूं ये वीडियो देख करके, और जो भी लोगों ने टेस्ट लिया होगा मैं समझता हूं कि उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा सिद्ध हुआ होगा ये।
कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जिसको पढ़कर सुनकर देखकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल इंग्लिश एंड जेंटलमैन। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन।